हाँ, नमस्कार। और हमारे जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए नाइन्थ का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए ये सिलेबस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। चूँकि सबको मालूम है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल में जो परंपरागत शिक्षण होता था वो बाधित है, और अभी तक हमारी सरकारों की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है जिससे स्कूल खोल सकें। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि कुछ समय के बाद गाइडलाइन आ जाएगी और स्कूल विधिवत चलने लगेंगे। तो उसमें गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस को कम किया है। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसने 30% सिलेबस कम किया है। तो हमें ज़्यादा पूरे सिलेबस तो हमारा वही है, सिर्फ वो 30% जो नहीं पढ़ना है वो हम चाहते हैं कि आपको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो हमारी एनसीईआरटी वाली है, गवर्नमेंट प्रकाशन की है, तो इसी को लें। और दूसरी बात, इसी से ही पेपर आते हैं। नाइन्थ का पेपर भी इसी से आएगा। उसमें उत्तर प्रदेश शासन की बाकायदा मोहर होती है और एक आपका ऊपर लिखा होता है उत्तर प्रदेश राज्य हेतु। तो इस किताब को लें और बाकी प्राइवेट प्रकाशन की किताबों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपका पेपर बनेगा या जो यूपी बोर्ड चाहता है वो आपका यही किताब चाहता है। इसका कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसकी कॉस्ट सिर्फ 60 रुपये है। तो ये गवर्नमेंट प्रकाशन की बुक लेंगे आप तो उसमें सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं उस सिलेबस की जो 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो जो पहली इकाई जो कम की गई है वो है आपका कार्तीय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल, किसी बिंदु के निर्देशांक, आप थोड़ा सा बुक को खोल लें और बुक को खोलने के बाद जब आप वीडियो देख रहे हो तो बुक को खोल कर बैठें और इन टॉपिक्स को टिक कर लें कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, ये हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नॉलेज के लिए हम आपको बताएंगे बाद में जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इकाई 1 में है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कार्तीय तल पहला बिंदु है, किसी बिंदु के निर्देशांक ये भी कम कर दिया गया है, कार्तीय तल से संबंधित नाम, परिभाषिक शब्द, संकेतन, तल पर बिंदुओं को दर्शाना, ये आपका सिलेबस से कम कर दिया गया है। इसके बाद आगे आते हैं इकाई नंबर 2 में यूक्लिड ज्योमेट्री का परिचय। तो यूक्लिड ज्योमेट्री का परिचय एक अच्छी खासी थ्योरी है, उसको भी कम कर दिया गया है। इसमें भारत में ज्यामिति, यूक्लिड की ज्योमेट्री, इतिहास, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित, अभिधारणाएं, यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं और 5वीं अभिधारणा का समान संस्करण, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध और उनके उदाहरण। तो अभिधारणा क्या है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री का टोटल यूक्लिड ज्योमेट्री को छोड़ दिया है उन्होंने। यूक्लिड ने जो जो परिभाषाएं दी थी, जो जो अवधारणाएं दी थी, 5 अवधारणाओं को छोड़ देना है। तो अभिधारणा नंबर 1, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, एक ये अभिधारणा। दूसरी, प्रमेय सिद्ध करना, 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। अगर 2 रेखाएं सीधी रेखाएं हैं तो वो किसी एक बिंदु पर काटेंगी और वह एक बिंदु ही उनका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। इसको भी सिद्ध करना अब आपके सिलेबस में नहीं है। नंबर 2, इसमें आपका इकाई नंबर 2 में ये आ जाता है आपका चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में पहला बिंदु का बिंदु देखिएगा आप, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसे आपको नहीं पढ़ना है, ये प्रमेय है बाकायदा। नंबर ख, समांतर चतुर्भुज के में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी सत्य होता है, ये भी एक प्रमेय है जिसको आपको नहीं पढ़ना है 9th में। गा बिंदु है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी हमें नहीं पढ़ना है और इसके विपरीत भी सत्य होता है, इस प्रमेय को भी छोड़ देना है। घा बिंदु,
यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ये भी हमें नहीं पढ़ना है, इसको भी छोड़ना है। डा बिंदु है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं और विपरीत भी इसका सत्य होता है कि अगर विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बाद चा बिंदु देखिए, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और इसका विपरीत भी सत्य होता है। ये भी प्रमेय हम लोगों को छोड़ देनी है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 6 प्रमेय हैं जो छोड़ दी गई हैं। सिलेबस को काफ़ी हल्का कर दिया गया है। फिर त्रिभुज से क्षेत्रफल से संबंधित तीसरा बिंदु है क्षेत्रफल से संबंधित। तो क्षेत्रफल की अवधारणा, आयत के क्षेत्रफल का पुनर्स्मरण जो कक्षा 8 में पढ़ा था आपने, उसको भी हमें छोड़ना है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये हमको छोड़ देना है। और इससे संबंधित सवालों को भी हम छोड़ देंगे। खा बिंदु है, एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसे भी हम लोग छोड़ देंगे। फिर सांख्यिकी में आइए, इकाई नंबर 3 में। तो सांख्यिकी में सांख्यिकी का परिचय, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणीकृत करना उनको या अवर्गीकृत वर्गीकृत आंकड़े उनको सारणीबद्ध करना, बारंबारता ग्राफ, बारंबारता बहुभुज, माध्य, माध्यिका और अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, इनको भी छोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है सिर्फ इस साल के लिए। नंबर 2 रचनाएं। अब रचनाओं में जो है वो देखिए आप, रेखा के लंब समद्विभाजक, रेखा को लंब समद्विभाजित करना, ये पहले था, आपको इस साल नहीं पढ़ना है। कोण 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश इत्यादि के समद्विभाजक तथा समबाहु त्रिभुज की रचना करना, ये भी आपके सिलेबस में अब ये रचना नहीं है। दिए हुए आधार कौमा एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग या अंतर से त्रिभुज की रचना करना, ये भी बहुत फेमस रचना थी, इसको भी हटा दिया गया है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों, ये भी हटा दिया गया है। अब आपको पढ़ना क्या है वो देखते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप टिक कर लें अपनी टेक्स्ट बुक में या आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इनको टिक कर लें। और बाकी सिलेबस देखते हैं। बाकी सिलेबस में है जो 3 घंटे के पेपर में जो आपका जो सिलेबस आएगा, 70 अंकों का पेपर आएगा, 30 अंक आपके प्रोजेक्ट के होंगे। संख्या पद्धति के 12 अंक हैं, बीजगणित के 25 अंक हैं, ज्यामिति के 15 हैं, मेंसुरेशन के 14 हैं और प्रायिकता के 4 अंक हैं। टोटल 70 अंक का है। तो देखिए संख्या पद्धति में जो हमको पढ़ना है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की समीक्षा, क्रमिक वृद्धि द्वारा शांत ऑब्लिक अशांत आवर्तीय दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण, आवर्तीय ऑब्लिक शांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का संक्रियायन। अब देखिए नंबर 2 में क्या पढ़ना है आपको। नंबर 2 में आप ये सिलेबस देख रहे होंगे इस वीडियो में, अनावर्तीय ऑब्लिक अशांत दशमलव के उदाहरण। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं जैसे √2, √3 का अस्तित्व और उनका संख्या रेखा पर निरूपण। प्रत्येक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर विशिष्ट बिंदु के रूप में निरूपण की व्याख्या करना और विपरीत भी सिद्ध करना। उदाहरण, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु का एक विशिष्ट वास्तविक संख्या में निरूपण करना। वास्तविक संख्याओं में nth रूट को परिभाषित करना। नंबर 4, दिए गए वास्तविक संख्याएं x के लिए √x का अस्तित्व और ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। 5वां बिंदु है 1/a + b √x तथा 1/√x + √y तरह की वास्तविक संख्याओं का परिमेयकरण करना, जहां x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं और a और b पूर्णांक हैं। नंबर 6, पूर्ण घात वाले घातांक
घातांकों के नियम का पुनर्स्मरण करना, धन वास्तविक संख्याएं, आधार वाली परिमेय घातांक, इन सबको हमें पढ़ना है विशेष स्थितियों में और सामान्य नियमों की जानकारी रखते हुए। फिर इसके बाद बीजगणित में आता है बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद, तो सबसे पहले अपन लोगों को एक चर वाले बहुपद, अब एक चर वाले बहुपद में एक चर वाले बहुपद को परिभाषित करना, उदाहरण देना प्रति उदाहरण के साथ। फिर बहुपद के गुणांक हैं, बहुपद के पद हैं, शून्य बहुपद है, एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है, फिर गुणनखंड हैं और गुणांक हैं। बहुपद के गुणांक, शेषफल प्रमेय का कथन और उदाहरण सहित इसको भी सिद्ध करना है। गुणनखंड प्रमेय का कथन, सत्यापन, ये भी है अपने यहाँ। ax² + bx + c a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर नहीं है 0 के, तब ax² + bx + c का गुणनखंड, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हों, और गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। इसके बाद बीजगणितीय व्यंजक, सर्वसमीकाओं का पुनर्स्मरण करना, सर्वसमीकाओं का सत्यापन। इनमें सबसे पहले जैसे सत्यापन करेंगे हम लोग, तो x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, इसको देखना है। इसके बाद x + y का होल क्यूब और इसी में x - y का होल क्यूब, इन दोनों को भी हमें सिद्ध करना है। ये दो दिए हुए हैं, दोनों साइन लगा दिए उन्होंने प्लस माइनस, तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो इन सर्व समीकाओं को, जो हमारे पास 4 सर्व समीकाएँ दी हैं, इनका सत्यापन भी है। फिर 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण, इनको हल करना भी है, इनको हल करना है। तो इनको एक चर राशि में रैखिक समीकरण, 2 चरों के रैखिक समीकरणों की जानकारी, ax + by + c = 0 प्रकार के रैखिक समीकरणों पर विशेष ध्यान देना है और सिद्ध करना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के अनंततः अनेक हल होते हैं और उनके वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों में लिखे जाने की परख करना, उनका निरूपण करना तथा रेखा पर उनका अंकन करना। 2 चर राशियों के रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचना, वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण एवं समस्त प्रश्न, अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न तथा उनका बीजगणित तथा ग्राफिक हल। इकाई नंबर 3 जो 15 नंबर की आना है, रेखा और कोण, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसमें का बिंदु है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, ये पढ़ना है। इसका विपरीत भी सत्य होता है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसको सिद्ध करना। नंबर गा, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण एकांतर कोणों तथा आंतरिक कोणों पर आधारित परिणाम सिद्ध करना। घा बिंदु है, वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं। वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं, इसको भी सिद्ध करना है और इसको भी पढ़ना है अपन लोगों को। डा बिंदु है, एक त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये प्रमेय भी हम लोग सिद्ध करेंगे। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये प्रमेय भी बहुत फेमस है और इसको भी अपन को पढ़ना है। फिर त्रिभुज में आइए, त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड, इससे त्रिभुज सर्वांगसम होता है, ये भी अपन को पढ़ना है। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण उनकी के अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, इसे हम लोग एंगल साइड एंगल कहते हैं, इससे भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। गा बिंदु है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये साइड 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 से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं।
घा बिंदु है यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये राइट एंगल हाइपार्टनर्स एंड साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। किसी त्रिभुज की बराबर डा बिंदु है, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी हम लोग सिद्ध करेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। चा बिंदु है किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसको भी पढ़ना है हमें। छा बिंदु है त्रिभुज की असमानता, त्रिभुज में असमता और त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच असमता संबंध का भी अध्ययन करना है हमको। नंबर 3 वृत्त की परिभाषा और निम्न अवधारणाएं उदाहरण सहित। त्रिज्या, परिधि, व्यास, जीवा, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, अंतःकोण। नंबर का वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तथा विपरीत भी सत्य है, ये सिद्ध करना है। खा बिंदु एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और गा बिंदु है 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, इसे भी हमें सिद्ध करना है। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं और इसका विपरीत भी सत्य होता है, ये भी हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। इसके बाद डा बिंदु है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दूना होता है, ये भी पढ़ना है हमें। चाहे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये भी पढ़ना है। चाहे यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, यानी वो चक्रीय होते हैं। जा देखिए, जा में है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म 180 अंश के होते हैं, इसका विपरीत भी सत्य होता है। इसके बाद मेंसुरेशन में आ जाइए, तो मेंसुरेशन में क्षेत्रफल है जिसमें हीरोइन के सूत्र के प्रयोग करके त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना और इसका अनुप्रयोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में घन, घनाभ, गोला और लंब वृत्तीय बेलन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये भी अपन लोगों को पढ़ना है। प्रायिकता 5वां है, तो प्रायिकता में प्रायिकता का इतिहास है, प्रायिकता के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण का दोहराव तथा प्रेक्षित बारंबारता अनुभाविक प्रायिकता पर ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। संकल्पना को प्रेरित करने के लिए समूह तथा व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर ज़्यादा समय का समर्पण और परीक्षणों को वास्तविक जीवन से संबंधित तथा सांख्यिकी के अंतर्गत दिए गए अध्याय के उदाहरणों से लिया जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है, तो आंतरिक मूल्यांकन आपका 15 नंबर का है, प्रोजेक्ट 15 नंबर का, टोटल आपको 30 नंबर ये विद्यालय की तरफ से मिलते हैं आपके प्रोजेक्ट पर। तो बाकी ये प्रोजेक्ट हैं, तो प्रोजेक्टों को भी आप लोग अपने सिलेबस में देख लीजिएगा। और इस तरह से हमारा ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो जो पढ़ने वाला सिलेबस है वो हमने आपको बता दिया, आप जल्दी से बुक खरीद लीजिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है लॉग ऑन मैथमेटिक्स क्लासेस अली, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सारे विद्यार्थी, ताकि उनको, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उनको अपडेट मिलती रहे और वीडियोस मिलते रहें। हम अक्सर आपको लिंक भेजेंगे वीडियो की। जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो व्हाट्सएप नंबर अपना कार्यालय में उपलब्ध करा दें।